हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही आप यहां पर सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज प्रोफेसर बरखा गुप्ता, योर आईटी एजुकेटर फॉर क्लास नाइन्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 का पार्ट बी सब्जेक्ट स्किल्स को कंटिन्यू करते हुए आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 इंट्रोडक्शन टू स्प्रेडशीट के नेक्स्ट टॉपिक को। यस स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने इस चैप्टर की शुरुआत की थी जहां से आपका यूनिट 4 शुरू होता है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। प्रीवियस वीडियो के पहले तक हमने डिस्कस कर लिया है ओवरऑल आपका क्लास 9th आईटी का सिलेबस, जिसमें हमने पार्ट ए दैट इज एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स को कंप्लीट कर लिया है और वहीं पार्ट बी सब्जेक्ट स्किल्स के 3 यूनिट को भी खत्म कर लिया है। सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स विद इट्स वन शॉट रिविजन्स, टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स, असेसमेंट क्वेश्चन आंसर्स अवेलेबल है द वन एंड ओनली मैग्नेट ब्रेन्स पर। कैसे एक्सेस कर सकते हो आप इन्हें? यूट्यूब प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां से एक्सेस कर सकते हो, या फिर आप magnetbrains.com वेबसाइट का यूज कर सकते हो, या फिर आप मोबाइल ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड करके सारे वीडियो लेक्चर्स को 100% फ्री कितनी भी बार देख सकते हो। इसके लिए कोई पेमेंट आपको नहीं करना है, राइट। सो इस चैप्टर में बेसिकली इस यूनिट में हमने देखा था कि किस तरीके से आप MS एक्सेल को यूज करते हो, क्यों नीड होती है इस सॉफ्टवेयर की, राइट। प्रीवियस वीडियो में बेसिकली हमने इसके बारे में जाना था, इसके फीचर्स के बारे में समझा था, राइट। फॉर्मूलाज कैलकुलेट करने के लिए आप इस सॉफ्टवेयर का यूज कर लेते हो, ठीक है। ऑटो फिल, ऑटो अपडेट, बहुत सारे इसके फीचर्स होते हैं, है ना, जिसकी मदद से हम MS एक्सेल सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। और MS एक्सेल सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो अकाउंटिंग पर्पज में, बिजनेस पर्पज में ही किया जाता है, राइट। जहां पे आप टेब्युलर फॉर्मेट में रो कॉलम में डेटा को एंटर करते हो और बल्क में लार्ज कैलकुलेशन करवा सकते हो विद इन अ मिनट, विद इन अ सेकेंड, एक्यूरेट वे में, राइट। इसके लिए आपके पास बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस, फॉर्मूलाज, टूल्स, टेक्निक्स अवेलेबल होते हैं, चार्ट्स, ग्राफ्स वगैरह आप प्रिपेयर कर सकते हो। ये सारी चीज बेसिकली हमने समझ ली थी लास्ट वीडियो में। अब आज की इस वीडियो में हम क्या समझने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट MS एक्सेल। MS एक्सेल को आप किस तरीके से स्टार्ट करते हो, ठीक है, और कंपोनेंट्स ऑफ MS एक्सेल। MS एक्सेल के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, राइट, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। बेसिकली जब आप MS एक्सेल सॉफ्टवेयर को अपनी स्क्रीन पर ओपन करते हो तो आपको कौन कौन से बार्स, कौन कौन से टूल्स, सारी चीजें दिखती हैं, वो बेसिकली हम जानने वाले हैं, राइट। चलिए, सो स्टूडेंट्स, होप आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने जो आपको फीचर्स वगैरह समझाए हैं वो समझ में आए होंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग, प्रीवियस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यदि MS एक्सेल का कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है तो वो आपसे यही पूछा जाएगा प्रीवियस वीडियो के अकॉर्डिंग, लाइक व्हाट इज MS एक्सेल, शॉर्ट नोट ऑन MS एक्सेल, व्हाट आर इट्स इंपॉर्टेंट फीचर्स दैट MS एक्सेल प्रोवाइड्स यू, है ना, जिसकी मदद से आप अपने काम को इजी कर सकते हो। सो उसमें हमने सारे फीचर्स वगैरह डिस्कस किए हैं, राइट। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। अब आपकी बुक में MS एक्सेल है, राइट। अब चाहे आप लिब्रे ऑफिस पे काम कर रहे हो, ओपन ऑफिस कैल्क पे काम कर रहे हो, कोई परेशानी नहीं है। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई एक्सेल जो सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट जो सॉफ्टवेयर है, वो बेसिकली किस लिए है, ठीक है। हर एक प्लेटफॉर्म पे आप यदि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर पे काम करते हो तो सिमिलर वर्किंग होती है, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सो दुनिया का कोई सा भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आपके सामने हो तो आप आसानी से काम कर सकते हो, राइट। सो इसीलिए कोई भी स्टूडेंट की बुक में यदि लिब्रे ऑफिस होगा, ओपन ऑफिस कैल्क होगा, या आप गूगल शीट्स पे भी काम करते हो, तो जैसे एक्सेल पे काम करते हो बिल्कुल वैसे ही सभी पे काम किया जाता है। कुछ एक दो टूल्स की प्लेस अलग अलग होती है, हम बोल सकते हैं, जो आपको होम टैब में मिलता है तो ओपन ऑफिस कैल्क में, लिब्रे ऑफिस में कहीं और जगह पर मिल जाते हैं। ये डिफरेंस होता है, बट ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है। वही रो, वही कॉलम, उसी तरीके से कैलकुलेशन एंड एवरीथिंग, वैसे ही फॉर्मूलाज, फंक्शंस वगैरह अप्लाई करने होते हैं, राइट। सो विंडोज 7 और विंडोज 10 दोनों पे हम जानेंगे कि किस तरीके से आप MS एक्सेल को स्टार्ट कर सकते हो। अब स्टार्ट करना MS एक्सेल को कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल स्टेप से हर कोई इजीली जो कंप्यूटर चलाना जानता है वो आसानी से किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जिस तरीके से स्टार्ट करता है, बिल्कुल वैसे ही आप एक्सेल को भी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे हमने वर्ड पे काम किया था वैसे ही अब हम एक्सेल पे भी काम करेंगे, राइट। सो विंडोज 7, विंडोज 10 पॉपुलर हम बोल सकते हैं कि सॉफ्टवेयर्स है, राइट। पॉपुलर है जिनके ऑपरेटिंग सिस्टम से, जिन पे आप आसानी से सॉफ्टवेयर्स को रन कर सकते हो, क्लियर। इसके अलावा विंडोज 11 भी अब तो आ चुका है, तो उस पर भी वर्किंग शुरू हो ही चुकी है, राइट। बट विंडोज 7, विंडोज 10 जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आजकल आप देख सकते हो ऑफिस में, बिजनेस वगैरह में यूज़ किए जाते हैं। सो विंडोज 7 पे कैसे स्टार्ट करोगे आप? फर्स्ट यू हैव टू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन
एंड देन क्लिक ऑन दी ऑल प्रोग्राम्स। जैसे हम नॉर्मली सभी प्रोग्राम्स को, एप्लीकेशंस को स्टार्ट करते हैं, वैसे ही स्टार्ट बटन आपको मिल जाएगा टास्क बार में लेफ्ट साइड पे, उस पर क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करोगे तो स्टार्ट बटन के सारे मेन्यूज आपके सामने ओपन हो जाएंगे, उसमें आपको ऑल प्रोग्राम्स को सिलेक्ट कर लेना है। नाउ सेलेक्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब MS एक्सेल, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जिसका हम यूज कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर आपको माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट में आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मिलेंगे, जिनमें से MS एक्सेल एक है, ठीक है। इसके पहले हमने MS वर्ड भी देखा है ना। सो आपको यहाँ पे MS ऑफिस को सिलेक्ट कर लेना है। क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010, द मेन विंडो ऑफ एप्लीकेशन ओपन्स। फिर MS ऑफिस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको उसके फर्दर ऑप्शंस दिखेंगे, जिनमें से MS एक्सेल क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो MS एक्सेल की मेन विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। कैसे इस स्टेप्स को फॉलो करोगे, यहाँ पे इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, दिस इज द स्टार्ट बटन, ठीक है। इस पे क्लिक कर लेना, विंडोज वाला आइकन आता है स्टार्ट बटन पे। जैसे इस पे क्लिक करोगे सो ये ऑल प्रोग्राम्स वाला पर्टिकुलर हम बोल सकते हैं कि स्क्रीन जो मेन्यूज है वो आपको दिखेंगे। ऑल प्रोग्राम्स मतलब सारे सॉफ्टवेयर्स आपको यहाँ कुल मिला के मिल जाने हैं। ऑल प्रोग्राम्स पे जैसे क्लिक करोगे तो ठीक है, तो यहाँ पे देखो MS ऑफिस को आपको सिलेक्ट कर लेना है। MS ऑफिस में ये आपका MS एक्सेल है। बाकी आपको MS ऑफिस में MS एक्सेस, वर्ड, पावरपॉइंट, पब्लिशर, आउटलुक, नोट, सारे आपको यहाँ पे मिल जाने हैं। देखो इतने सारे इसके पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर्स हैं MS ऑफिस सूट में, एक पैकेज में। आ रही है बात समझ में। सो MS ऑफिस में आपने MS एक्सेल को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही MS एक्सेल पे सिलेक्ट करोगे तो MS एक्सेल का जो स्क्रीन है वो आपके सामने अपीयर हो जाएगा, राइट। अब ये स्टेप्स आपसे 2-3 मार्क्स से क्वेश्चन में पूछा जाता है जनरली, इसलिए हम इतना डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं। आ रही है बात समझ में। चलिए, विंडोज 7 की तो बात कर ली, अब आ जाते हैं विंडोज 10 जो कि लेटेस्ट है, विंडोज 10, 11, राइट। सो यहाँ भी आपको स्टार्ट बटन मिलता है, चाहे कोई से भी विंडोज पे आप चले जाओ, विंडोज 10, 7, 11 या प्रीवियस, स्टार्ट बटन सभी पे होता है। स्टार्ट बटन के देखने का तरीका अलग अलग होता है, कहीं स्टार्ट बटन इस तरीके का होता है, कहीं स्टार्ट बटन इस तरीके का होता है, कहीं सर्कल में ये चीज़ें बनी होती है, राइट। तो स्टार्ट बटन आप सभी को मिलता है और वो भी टास्क बार में ही मिलता है। सो अगेन आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक कर लेना है। नाउ स्क्रॉल थ्रू द लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन फोल्डर्स एंड सेलेक्ट MS ऑफिस। जैसे स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे तो एप्लीकेशन दिखने लग जाएंगी आपको सारी, और जो भी एप्लीकेशन आप रिसेंटली रन करते हो वो सारी एप्लीकेशन दिखेगी। स्क्रॉल करोगे तो आपको वहाँ पे MS ऑफिस भी दिख जाएगा। MS ऑफिस में से फिर आपको सिलेक्ट कर लेना है MS एक्सेल 2010, क्लियर। सो स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, एप्लीकेशंस फोल्डर्स में जाना है, एप्लीकेशंस को स्क्रॉल करना है, MS ऑफिस एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है और वहाँ से फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 को सिलेक्ट कर लेना है। या तो आप ये स्टेप्स को फॉलो करो, या इसके अलावा आप डायरेक्ट सर्च बार भी होती है, कहाँ पर, टास्क बार में, स्टार्ट बटन के जस्ट पास में यहाँ पर सर्च बार भी होती है, ठीक है। आप उस सर्च बार में भी अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम लिख सकते हो डायरेक्टली इस सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए। सो टाइप एक्सेल इन सर्च बार एंड सेलेक्ट द एप्लीकेशन, द मेन विंडो ऑफ एप्लीकेशन ओपन्स, क्लियर। सो दोनों मेथड का आप यूज कर सकते हो। स्टार्ट पर क्लिक कर भी आप एप्लीकेशन को स्टार्ट कर सकते हो, या डायरेक्टली आप सर्च बार में एप्लीकेशन का नाम लिखकर भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो। दोनों मेथड यहाँ पे अवेलेबल होती है। 11 में भी आप दोनों मेथड का यूज कर सकते हो, राइट। सो कौन सा एप्लीकेशन, MS एक्सेल का जो एप्लीकेशन विंडो है वो कुछ इस तरीके से आपके सामने ओपन हो जाएगा जब आप वो स्टेप्स को फॉलो करोगे तब, ठीक है। सो अभी यदि क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हाउ टू स्टार्ट MS एक्सेल इन विंडोज 7, हाउ टू स्टार्ट MS एक्सेल इन विंडोज 10, क्वेश्चन बन सकता है। आपकी बुक में दिया हुआ है दोनों के स्टेप्स, तो डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है। तो अब आप इनके स्टेप्स इजीली लिख कर आ सकते हो, राइट। अब ऐसा क्वेश्चन यदि आया कि समथिंग लाइक दिस कि एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ MS एक्सेल, है ना, तो क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं MS एक्सेल के। सो डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करने को आया तो आपको बकायदा ये डायग्राम भी बना के आना है, और यहाँ पे आपको लेबल भी करके आना है कि ये टास्क बार है, टाइटल बार है, रिबन एरिया है, ये वर्क एरिया है जहाँ पे आपको डेटा एंटर करना है, दिस इज फॉर्मूला बार एंड एवरीथिंग, राइट। सो अब हम डिटेल में कंपोनेंट समझ लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ MS एक्सेल क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना, ठीक है। सो व्हेन यू लॉन्च एक्सेल, जब आप एक्सेल को स्टार्ट करते हो, द फॉलोइंग विंडो अपीयर्स विच इज इन एक्सेल इंटरफेस। तो ये एक्सेल का इंटरफेस है, मेन विंडो है एक्सेल की, जहाँ पे आप वर्कशीट मिलती है आपको और आप अपना काम करते हो इजीली। इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स। अब इस पर्टिकुलर स्क्रीन पे आपको कुछ कंपोनेंट्स दिखते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे MS वर्ड में डिस्कस किया था, बिल्कुल वैसे ही अब हम MS एक्सेल में भी डिस्कस करेंगे, राइट। सबसे टॉप बार, सबसे टॉप पर जो बार होती है वो क्या कहलाती है,
टाइटल बार कहलाती है। सबसे टॉप पर जब जो बार होती है वो टाइटल बार, और सबसे बॉटम पे जो बार होती है वो क्या कहलाती है? ऑब्वियस, किसी भी सॉफ्टवेयर की स्टेटस बार। क्या कहलाती है? स्टेटस बार। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रख लेनी है ना। टॉप पर जो बार है वो टाइटल बार कहलाती है, जिसमें क्या होता है? टाइटल बार में बेसिकली यदि आपने जाना होगा तो आपको पता चलेगा कि टाइटल बार में टाइटल होता है किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। MS एक्सेल का यूज़ कर रहे हो तो MS एक्सेल सॉफ्टवेयर का नाम आपको दिख रहा है, और डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आप वर्ड में डॉक्यूमेंट पे काम करते हो तो यहाँ अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट वगैरह दिखता है, यहाँ पे वर्क बुक है तो बुक 1 दिख रहा है, राइट। जैसे मैंने आपको बताया कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में आप वर्कशीट्स पर काम करते हो और कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स को वर्क बुक कहते हैं। जैसे आपकी IT की बुक है जिसमें मल्टीपल पेजेस है और सभी पेजेस के कलेक्शन को आप क्या कहते हो? एक बुक कहते हो। बिल्कुल यहाँ पे वैसी वर्कशीट्स होती हैं, है ना, और इन्हीं वर्कशीट्स के कलेक्शन को हम वर्क बुक कहते हैं। क्लियर? आई बात समझ में? सो टाइटल में आपको क्या शो होगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम शो होगा, और साथ ही आपने कौन सी फाइल ओपन की हुई है, कोई डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है, कोई वर्कबुक ओपन की हुई है, कोई स्लाइड या प्रेजेंटेशन ओपन किया हुआ है, उसका नाम शो होगा। समझ में आई बात? वर्ड में डॉक्यूमेंट शो होता था, यहाँ पे आपको वर्कबुक मिलेगी तो वर्कबुक 1 शो होगा, राइट। जिस भी बुक पे आप काम करोगे यदि आप उसे सेव कर देते हो तो उसका नाम आपको यहाँ शो होता है। अब इसी टाइटल बार में राइट साइड पे, टॉप राइट साइड पे आपको मिलते हैं कंट्रोल बटन्स। क्या मिलते हैं यहाँ पर आपको? टॉप राइट साइड पे कंट्रोल बटन्स, जिनमें 3 बटन्स होते हैं। दिस इज मिनिमाइज, दिस इज मैक्सिमाइज एंड दिस इज क्लोज बटन। ये 3 बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है? इस पर्टिकुलर स्क्रीन को यदि आपको मिनिमाइज करना है, टास्क बार में शो करवाना है, मिनिमाइज करके ये आपके टास्क बार में शो हो जाएगी। सो मिनिमाइज करने के लिए हम इस माइनस साइन का यूज करते हैं। वहीं ये जो स्क्वायर वाला साइन जो होता है, ठीक है, स्क्वायर वाला जो आइकन होता है ये मैक्सिमाइज का होता है। यदि आपको वापस स्क्रीन को शो करवाना है, ठीक है, वापस इस पर्टिकुलर एक्सेल इंटरफेस को, एप्लीकेशन को शो करवाना है मॉनिटर स्क्रीन पर, तो आप इसे टास्क बार पे क्लिक करके वापस मैक्सिमाइज कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन दिस बटन। और यदि आपको उसको क्लोज करना है, इस एप्लीकेशन को क्लोज करना है, तो आप इस क्रॉस पे क्लिक करोगे तो एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी। इतना हमें अच्छे से समझ में आया कि टाइटल बार में 2 चीज हमने देखी। सेंटर में एप्लीकेशन का नाम और जो वर्कबुक आपने ओपन की हुई है उसका नाम, और राइट साइड पे टाइटल बार के कंट्रोल बटन्स होते हैं जिसमें मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्लोज होते हैं। डन। अब आ जाओ लेफ्ट साइड पे, टाइटल बार के लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे आपको मिलेगा ऑफिस बटन। क्या मिलेगा? ऑफिस बटन। और ऑफिस बटन के जस्ट पास में आपको मिलेगा क्विक एक्सेस टूल बार। 2 चीजें देखना ध्यान से, ये ऑफिस बटन है और ये क्विक एक्सेस टूल बार है ना। ऑफिस बटन से क्या आप ओपन कर सकते हो? ऑफिस बटन से डिफॉल्ट जो फाइल टैब में चीजें ओपन होती है ना, वर्ड में आपने देखा होगा फाइल टैब होता है ना, न्यू, ओपन, सेव एज, क्लोज, प्रिंट, ऐसे जो ऑप्शंस होते हैं जिससे आप अपने वर्कशीट को सेव कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। फाइल मेन्यू में जो सारे मेन्यूज होते थे वो आपको ऑफिस बटन में मिलेंगे, ठीक है। कुछ एड ऑन्स करना है आपको तो वो सारे बटन्स, तो ऑफिस बटन कुछ इस तरीके से आपको शो होता है। यहाँ पर ऑफिस बटन में कुछ इस तरीके से जो विंडोज का आइकन होता है ये, जैसे इस पर क्लिक करते हो आप, जैसे इस पर क्लिक करते हो तो आपको ऑप्शंस मिलते हैं लाइक न्यू, सेव एज, है ना, वर्कबुक को, शीट को आपको सेव करना है, सेव एज करना है, एग्जिस्टिंग वर्कबुक को ओपन करना है, राइट। सो डिफरेंट, प्रिंट करवाना है, डिफरेंट ऑप्शंस, एग्जिट होना है आपको, एग्जिट होना है क्या इससे, एक्सेल इंटरफेस से, तो एग्जिट भी हो सकते हो। ऐसे कुछ आपको लिस्ट ओपन हो जाती है जब आप ऑफिस बटन पे क्लिक करते हो। तो ये कहाँ होता है? लेफ्ट साइड पे होता है, राइट। और जस्ट उसी के पास होता है क्विक एक्सेस टूल बार। ये आपको क्विक एक्सेस टूल बार दिख रहा है। यदि वर्ड में मैंने आपको क्विक एक्सेस टूल बार समझाया है और आपने उसे समझा है तो यहाँ आपको उसको इजीली समझ में आ जाएगा, राइट। क्विक एक्सेस टूल बार का नाम से समझ में आना चाहिए आपको, क्विकली, जल्दी से आप जब किसी टूल को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। क्विक एक्सेस टूल बार मतलब जल्दी से आपको किन्हीं टूल्स को एक्सेस करना है फ्रिक्वेंटली, है ना, विदाउट गोइंग इन फर्दर, तो आप क्विक एक्सेस टूल बार में उसे ऐड कर सकते हो। एक छोटी सी बार होती है जो लेफ्ट साइड पे होती है, टॉप लेफ्ट साइड पे होती है, टॉप लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होती है, दैट इज क्विक एक्सेस टूल बार, जिसमें 3 टूल्स डिफॉल्ट ऐड होते हैं, जिसमें 3 टूल्स डिफॉल्ट ऐड होते हैं। फर्स्ट इज सेव आइकन होता है, सेव टूल होता है फाइल को सेव करने के लिए, देन अंडू एंड रीडू, ठीक है। अंडू, रीडू और सेव, ये 3 डिफॉल्ट यहाँ ऐड होते हैं। इसके अलावा यदि आपको और टूल्स को ऐड करना है तो यहाँ पे एक क्विक एक्सेस टूल बार में एक एरो होता है, जैसे इस पे क्लिक करते हो, जैसे इस पे क्लिक करते हो तो आपके सामने
अगेन बहुत सारे टूल्स आ जाते हैं, यदि ऐड करना है तो आप वहां से सिलेक्शन कर सकते हो। तो क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब समझ में आ गया कि क्विक एक्सेस टूल बार में डिफॉल्ट 3 टूल्स होते हैं, सेव, अंडू, रिडू। सेव से आप अपनी शीट को सेव कर सकते हो, अंडू रिडू से आप चेंजेस को बैक करवा सकते हो, ठीक है, रिवर्ट कर सकते हो। और वही इनमें यदि और कोई टूल आपको ऐड करना है, जैसे आपको ओपन, सेव, क्लोज या आपको कट, कॉपी, पेस्ट, जो भी टूल ऐड करना है तो आप यहाँ से टूल को ऐड भी कर सकते हो। इस क्विक एक्सेस टूल बार को आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो बात हो गई टॉप की, ठीक है, कि एमएस एक्सेल के टॉप पे आपको टाइटल बार, कंट्रोल बटन, ऑफिस बटन और क्विक एक्सेस टूल बार मिलता है। कंट्रोल बटन राइट साइड पे होता है, टॉप राइट साइड पे, क्विक एक्सेस टूल बार, ऑफिस बटन लेफ्ट साइड पे होता है और सेंटर में आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम दिखता है जो कि टाइटल बार में प्रेजेंट होता है। अब यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन अगर दी इससे रिलेटेड आया तो आप आंसर लिखकर आ सकते हो। डन। जस्ट उसी के बाद देखो रिबन एरिया होता है, कुछ टैब्स होते हैं। जैसे वर्ड में 8 टैब्स होते हैं ना, होम, इंसर्ट, व्यू, पेज लेआउट, मेलिंग्स, रेफरेंसेस, बिल्कुल वैसे यहाँ भी टैब्स होते हैं। कौन कौन से टैब होते हैं? होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू एंड व्यू। क्या होते हैं? यहाँ भी आपको कुल मिला के 6 से 7 टैब मिल रहे हैं, राइट? कौन कौन से? होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू एंड व्यू। डेटा एनालिसिस के लिए हम यूज करते हैं सबसे ज्यादा एमएस एक्सेल को, बेसिक सॉफ्टवेयर है। देखो डेटा एनालिसिस के लिए तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स यूज होते हैं, एडवांस सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं, बट एक बेसिक सॉफ्टवेयर इनिशियल लेवल से यदि आप डेटा को एनालाइज करना शुरू करते हो, डेटा का कैलकुलेशंस वगैरह करवाना चाहते हो, तो हम एमएस एक्सेल से शुरुआत करते हैं। तो इसमें डेटा टैब होता है, फॉर्मूलाज वगैरह आप अप्लाई करते हो तो उसके लिए एक फॉर्मूलाज टैब होता है जिसमें अलग अलग फंक्शन फॉर्मूलाज आपको मिल जाते हैं। पेज की सेटिंग वगैरह करनी है, पेज लेआउट होता है, ठीक है। वैसे इंसर्ट टैब होता है, जैसे आपको कुछ भी इंसर्ट करना है, चार्ट, ग्राफ वगैरह इंसर्ट करना है, कोई टूल इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट का यूज कर सकते हो। होम टैब होता है जिससे आप फॉन्ट वगैरह की सेटिंग कर सकते हो। जो कॉमन टूल्स हमने वर्ड में देखे वही सारे टूल्स आपको यहाँ होम टैब में भी मिल जाते हैं, है ना। डेटा टैब होता है, रिव्यू टैब होता है, व्यू टैब होता है। इन सभी टैब्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम इस पूरे चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। इस यूनिट में बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसमें हम एक्सेल को अच्छे से कंप्लीट करेंगे, राइट। चलिए, सो हर एक टैब में फर्दर रिबन में आपको टूल्स दिखेंगे। हर एक टैब में कुछ ग्रुप्स होंगे और उन ग्रुप्स में आपको कुछ टूल्स दिखेंगे। जैसे बात कर ले हम यहाँ पे होम टैब की, तो डिफॉल्ट आप देखते हो होम टैब सिलेक्टेड होता है। होम टैब में आप देखो क्लिपबोर्ड होता है, फॉन्ट टैब होता है, फॉन्ट ग्रुप होता है, अलाइनमेंट होता है, नंबर होता है, स्टाइल्स होती है, सेल्स होता है, और यहाँ पर आप बात करो एडिटिंग से रिलेटेड भी चीजें होती हैं, ठीक है। सो ये कुछ ग्रुप्स होते हैं एक पर्टिकुलर टैब में। तो होम टैब में आप कट, कॉपी, पेस्ट के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, क्लिपबोर्ड से रिलेटेड फॉर्मेट, पॉइंटर वगैरह, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, अलाइनमेंट्स आप सेट कर सकते हो, ठीक है। वहीं आप फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, फॉन्ट नेम चेंज कर सकते हो, ठीक है। आप सेल को स्टाइल कर सकते हो, जो कंटेंट आप लिख रहे हो उसको स्टाइल कर सकते हो, टेबल को फॉर्मेट कर सकते हो जो आपने बनाई हुई है, सेल इंसर्ट करनी है, डिलीट करनी है, वो आप काम कर सकते हो, ठीक है। आप कैलकुलेशन वगैरह अप्लाई कर सकते हो, फॉर्मूलाज भी आपको यहाँ पे कुछ कॉमन से मिल जाते हैं, सम वगैरह। फिल्टर करवाना है आपको डेटा, तो फिल्टर के लिए भी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं ऑप्शंस, फाइंड, रिप्लेस वगैरह, ठीक है। तो ये सब आपको होम टैब में डिफॉल्ट दिखते हैं और डिफॉल्ट होम टैब सिलेक्टेड होता है। इसी तरीके से सारे टैब्स में आपको कुछ कुछ टूल्स वगैरह मिलते हैं जो कि यहाँ पर यूज किए जाते हैं और हर एक टूल का अपना इंपॉर्टेंस होता है, राइट। चलिए, तो ये बात हो गई रिबन एरिया की। रिबन एरिया में आपको टैब्स दिखेंगे, टैब्स में फर्दर ग्रुप्स दिखेंगे, ग्रुप्स में कुछ टूल्स दिखेंगे। आफ्टर रिबन यहाँ पे देखो आपको एक बार दिखती है जिसमें हम बोलते हैं जिसे फॉर्मूला बार, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मूला बार। ये फॉर्मूला बार कुछ इस तरीके से आपको व्हाइट कलर से शो होती है। अब इस फॉर्मूला बार के लेफ्ट साइड में होता है एक बॉक्स जिसे हम कहते हैं नेम बॉक्स। क्या कहते हैं? नेम बॉक्स। और इधर फिर बाद में उसके राइट साइड में होता है आपका फॉर्मूला बार। तो लेफ्ट साइड में नेम बॉक्स, नेम बॉक्स क्या बताता है कि वर्कशीट में कौन सी सेल सिलेक्टेड है, करंट एक्टिव सेल कौन सी है, उसका नाम इस नेम बॉक्स में होता है। यदि आपने सिर्फ एक्सेल अभी ओपन किया हुआ है तो डिफॉल्ट आपकी पहली सेल सिलेक्टेड होती है, पहले कॉलम की, पहली रो की पहली सेल, जिसे हम A1 नाम से जानते हैं। A1 नेम आपको नेम बॉक्स में दिखेगा। आई बात समझ में? देखो नेम बॉक्स में आपको क्या शो होगा, ये जो नेम बॉक्स होगा फॉर्मूला बार वाला नेम बॉक्स, यहाँ पे आपको डिफॉल्ट उस सेल का नाम लिखा हुआ दिखता है जो कि आपकी करंट सिलेक्टेड सेल होती है, जो एक्टिवेटेड सेल होती है, और उसी के जस्ट पास में FX करके इस तरीके से आप यहाँ पे फॉर्मूला एंटर कर सकते हो। सो इस पूरी बार को हम फॉर्मूला बार कहते हैं जिसके लेफ्ट साइड में सेल एड्रेस होता है,
नेम बॉक्स में क्या लिखते हो आप, सेल का एड्रेस दिखता है आपको कि करंट कौन सी सेल एक्टिव है, सिलेक्टेड है। ओके, अब सेल रो कॉलम में डिवाइडेड होती है, आपको पता है रो कॉलम से मिलकर ही सेल बनती है, टेबल रो कॉलम में डिवाइडेड होती है। यदि हम बात करें शीट, वर्कशीट की या टेबल की, तो वर्कशीट आपकी रो और कॉलम में डिवाइडेड होती है, रो एंड कॉलम में डिवाइडेड होती है। और सेल क्या होती है, रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से बनती है, रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से क्रिएट होती है सेल, है ना। सो इतना अच्छे से समझ में आया। सो सेल के यदि एड्रेस की हम बात करें, सेल के यदि एड्रेस की बात करें तो सेल में पहले रो का नाम शो होता है एड्रेस में और फिर कॉलम का नाम शो होता है। जैसे A1 डिफॉल्ट शो हो रहा है तो A रो है, A कॉलम है और 1 रो है ना, उल्टा लिख दिया मैंने, कॉलम का और फिर रो का, ठीक है। A कॉलम है और 1 रो है। क्लियर, आगे डिस्कस करेंगे, अभी हम सेल विल बी कंप्लीट। फिलहाल तो हम एक ओवरव्यू जान रहे हैं, क्या टूल्स होते हैं, क्या फॉर्मूला बार होती है। आफ्टर दैट देखो यहाँ पे रो और कॉलम की हेडिंग होती है, जो मैंने अभी आपको बताया कि रो और कॉलम से मिलकर पूरी वर्कशीट बनती है, रो और कॉलम से मिलकर कंप्लीट वर्कशीट बनती है। तो कॉलम कितने होते हैं और रो कितनी होती है और कैसे अरेंज्ड होते हैं, इस तरीके से भाई। हॉरिजॉन्टली कॉलम अरेंज्ड होते हैं, हॉरिजॉन्टली देख रहे हो आप, इस तरीके से कॉलम अरेंज्ड है, मतलब देखा जाए तो कॉलम्स वर्टिकली होते हैं बट आपको एक हॉरिजॉन्टल बार में दिखेंगे, हॉरिजॉन्टल बार में दिखेंगे, लेकिन होते कैसे हैं कॉलम, वर्टिकल। अब वहीं आप बात करो तो रो जो आपको दिखेंगी, ये जो रो की हेडिंग्स है ये आपको दिखेंगी वर्टिकली, ठीक है। रो कैसे दिख रही है आपको, वर्टिकली दिख रही है, 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है। लेकिन रो के नाम क्या है आपके, रो होती कैसी है एक्चुअल में, हॉरिजॉन्टली क्रिएट की जाती है। आ रही है बात समझ में अच्छे से। सो यहाँ पर आपको रो और कॉलम हेडिंग दिखेंगे, कॉलम की हेडिंग आपको ABCDEFGH अप टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी नहीं बोलेंगे, एक डिफाइनाइट नंबर होता है, डेफिनेट नंबर, जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। आपको मैं बताऊंगी कि एक एक्सेल शीट में कितने रो होते हैं, कितने कॉलम होते हैं, कितनी नंबर ऑफ सेल्स होती हैं, हर सेल में कितना नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप एंटर कर सकते हो। क्योंकि जो मैंने बात अभी कही ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछी जाती है, जनरल नॉलेज में आपसे पूछी जाती है। यदि कोई कहीं बिजनेस करता है या फिर कहीं जॉब वगैरह के लिए इंटरव्यू के लिए जाता है तो वहाँ भी आपसे ये चीज़ें पूछी जाती है। क्योंकि भाई एक्सेल, वर्ड ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो बिजनेस में हम बोल सकते हैं कंपनीज वगैरह में, एजुकेशन सेक्टर वगैरह में ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, राइट। चलिए, तो अब बात कर ले रो की, तो रो नंबर से स्टार्ट होती है 1 2 3 4, ठीक है, इस तरीके से। तो रो हेडिंग आपको कैसे मिलेगी, 1 2 3 न्यूमेरिक मिलेगी, और कॉलम हेडिंग्स आपको कैसे मिलेगी, अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग मिलेगी, ABCD अप टू Z लाइक दिस। ओके, चलिए, इसके बाद जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये होता है आपका वर्किंग एरिया। क्या होता है ये, वर्किंग एरिया, जहां पे एक्चुअली में आप टेबल क्रिएट करते हो, टैबुलर डेटा को एंटर करते हो, राइट। सो कॉलम हेडिंग, रो हेडिंग के बीच में आपको यहाँ पे दिखेगा आपका वर्कबुक विंडो, और इसी के साथ आप यहाँ पे देखोगे 2 स्क्रॉल बार्स। क्या, 2 स्क्रॉल बार्स, एक तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और एक वर्टिकल स्क्रॉल बार। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और वर्टिकल स्क्रॉल बार की मदद से आप अपनी वर्कशीट एरिया को मूव करवा सकते हो, स्क्रॉल करवा सकते हो, है ना। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार की मदद से आप कैसे मूव कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार की मदद से आप लेफ्ट एंड राइट स्क्रॉल कर सकते हो स्क्रीन को, वर्कशीट एरिया को, और वर्टिकल स्क्रॉल बार की मदद से आप अप एंड डाउन मूव कर सकते हो वर्कशीट एरिया को, ठीक है। नाउ वर्कशीट एरिया किस में डिवाइडेड है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर रो और कॉलम में डिवाइडेड है, ठीक है। और इन रो कॉलम से जो बनती है वो क्या बनती है, सेल बनती है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। तो करंट एक्टिव सेल भी आपको यहाँ पहली दिख रही है, A1। ओके, डन। अब आ जाओ लास्ट में, सबसे लास्ट में आपको दिख रही है स्टेटस बार, और स्टेटस बार के जस्ट ऊपर, है ना, बॉटम में सबसे आपको स्टेटस बार दिख रही है। स्टेटस बार के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पे शीट्स दिखती हैं, शीट टैब में, शीट 1, शीट 2, शीट 3। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ मैं, ये वाली चीज़ जो आपको अभी समझा रही हूँ, कि स्टेटस बार के ऊपर बॉटम में आपको लेफ्ट साइड पे शीट टैब दिखता है, जिसमें डिफॉल्ट 3 टैब्स, 3 शीट्स आपको दिखती हैं, 3 शीट, शीट 1, शीट 2, शीट 3 के नाम से। अब यहाँ पे आप यदि 3 से ज़्यादा शीट क्रिएट करना चाहते हो तो क्रिएट कर सकते हो, इन शीट के नाम को चेंज करना चाहते हो तो नाम चेंज कर सकते हो, डिलीट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो काम की बात बस इतनी है, आपसे पूछी जाती है कि डिफॉल्ट शीट टैब में कितनी शीट शो होती हैं, तो 3 शीट शो होती है, शीट 1, शीट 2, शीट 3, ठीक है, समझ में आया। और करंटली एक्टिव कौन सी शीट होती है, शीट 1,
क्लियर। चलिए, इसी के साथ में स्टेटस बार में आपको एट लास्ट स्टेटस शो होता है पूरा वर्कशीट एरिया का, कितने रो है, कितने कॉलम है, कितने पे आपने वर्क किया हुआ है, कितने में डेटा एंटर किया हुआ है। ओके, यहीं पर राइट बॉटम राइट साइड में आपको जूम कंट्रोल मिल जाता है। जूम कंट्रोल की मदद से आप वर्कशीट एरिया को जूम इन जूम आउट करके देख सकते हो, मतलब मैग्नीफाई का काम यहाँ पर जूम कंट्रोल करता है। और साथ ही कुछ शॉर्टकट्स भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप अपने वर्कशीट को अलग अलग लेआउट के अकॉर्डिंग देख सकते हो। फुल स्क्रीन पे देखना है आपको अपनी वर्कशीट को, है ना, कैसे देखना है उसके अकॉर्डिंग आप इसे देख सकते हो, राइट। सो व्यू शॉर्टकट्स होते हैं, जूम कंट्रोल्स होता है और स्टेटस बार होता है जिसमें आपको अपनी वर्कशीट का स्टेटस दिखता है। तो ये सारे कुल मिला के कंपोनेंट्स अभी हमने डिस्कस किए जो आपको मेन एक्सेल की स्क्रीन पर दिखते हैं व्हेनेवर यू स्टार्ट द एक्सेल, राइट। क्या क्या कंपोनेंट हो गए? सो कंपोनेंट हमने यहाँ डिस्कस कर लिए, टाइटल बार, रिबन, कॉलम हेडिंग, रो हेडिंग, फॉर्मूला बार, ठीक है। वहीं इसके साथ वर्कबुक एरिया, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार्स, ठीक है, शीट टैब, जूम स्लाइडर, व्यू शॉर्टकट्स, ओके, एंड स्टेटस बार। इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है जो आपसे इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। जितने कंपोनेंट मैंने यहाँ बताए हैं सभी इंपॉर्टेंट है। अब हम इन्हें डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में, ताकि एग्जाम में यदि किसी इंडिविजुअल कंपोनेंट से रिलेटेड कुछ आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से आंसर लिखकर आ सको, है ना। सो जैसा मैंने बताया कि एक्सेल में आप क्या क्रिएट करते हो, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, वर्कशीट्स क्रिएट करते हो, स्प्रेडशीट्स क्रिएट करते हो, ओके। इन्हें बेसिकली कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वर्कशीट्स, एक पर्टिकुलर वर्कशीट को हम क्या कहते हैं, सॉरी, कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स को हम क्या कहते हैं, वर्कबुक कहते हैं, राइट। ये समझ में आया? अभी बताया था मैंने कि वर्कबुक क्या हुआ। बेसिकली वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स, वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स, याद कर लेना ये लाइन। और डिफॉल्ट कितनी वर्कशीट्स दिखती हैं आपको? डिफॉल्ट 3 वर्कशीट्स ओपन होती है, शीट 1, शीट 2, शीट 3, ओके। इसके अलावा क्या आप इसे कस्टमाइज कर सकते हो? यस, वी कैन कस्टमाइज दिस वर्कशीट्स, वी कैन ऐड न्यू वर्कशीट्स, वी कैन डिलीट सम वर्कशीट्स, है ना, वी कैन चेंज द नेम ऑफ द वर्कशीट, वी कैन सेव द वर्कशीट, ओके। सो सारे ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हो। सो बेसिकली वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स। सो यहाँ पे यदि डिटेल में आपसे एक क्वेश्चन पूछने को आया तो क्या लिखोगे आप? द MS एक्सेल फाइल इज रिफर्ड टू एज अ वर्कबुक। जैसे डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर करते हो ना वर्ड में जो फाइल बनाते हो उसे डॉक्यूमेंट कहते हैं, एक्सेल में जो फाइल बनाते हो उसे वर्कबुक कहते हैं। ऐसे पावर पॉइंट भी पढ़ेंगे हम, तो पावर पॉइंट में जब आप कोई फाइल बनाओगे तो उसे हम प्रेजेंटेशन कहेंगे। और प्रेजेंटेशन फिर किस में डिवाइडेड होती है? प्रेजेंटेशन कलेक्शन होता है स्लाइड्स का। आ गई बात समझ में? सो इन विच यू कैन वर्क एंड स्टोर योर डेटा। इट इज असाइंड अ टेम्पररी नेम बुक 1। टेम्पररीली जो फाइल आप एक्सेल में क्रिएट कर रहे हो जिसे हम वर्कबुक कह रहे हैं उसका नाम क्या होता है? बुक 1 होता है। जैसे वर्ड में डॉक्यूमेंट का नाम डॉक 1 होता है, डॉक 2 होता है ना डिफॉल्ट, जब तक आप उसको सेव नहीं करते हो। तो जब तक आप यहाँ वर्कबुक को सेव नहीं करोगे तब तक उसका टेम्पररीली नेम बुक 1, बुक 2 इस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाएगा, राइट। अ वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ 1 or more वर्कशीट्स इन अ सिंगल फाइल। Each workbook has a single theme and contains at least 1 worksheet। हर वर्कबुक में कम से कम एक वर्कशीट तो होना ही चाहिए, ठीक है। बाकी आप एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा वर्कशीट को क्रिएट कर सकते हो। द वर्कबुक इज डिजाइन टू होल्ड मल्टीपल वर्कशीट। किसी भी वर्कबुक में आप मल्टीपल वर्कशीट्स को रख सकते हो टुगेदर इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज एंड कंसोलिडेट डेटा एफिशिएंटली, जिसकी मदद से आप डेटा को कंसोलिडेट कर सकते हो, डेटा को आप इजीली ऑर्गेनाइज्ड कर सकते हो किसी एक वर्कबुक में अलग अलग वर्कशीट्स में। आ गई बात समझ में अच्छे से? क्या समझाया मैंने वर्कबुक के बारे में? सो वर्ड में जो फाइल बनाते हो डॉक फाइल होती है, डॉक्यूमेंट। उसी तरीके से आप एक्सेल में जो फाइल क्रिएट करते हो वो वर्कबुक होती है, राइट। जैसे आपकी बुक होती है उसमें मल्टीपल पेजेस होते हैं, बिल्कुल वैसे ही वर्कबुक होती है, उसमें मल्टीपल वर्कशीट्स होती है। इसका एग्जाम्पल भी आप अपनी बुक का नाम लिखकर आ सकते हो, राइट। नेक्स्ट, नाउ वर्कशीट, ठीक है। अभी हमने देखा वर्कबुक, वर्कशीट्स का कलेक्शन। अब वर्कशीट किसका कलेक्शन होता है? वर्कशीट बेसिकली रोज एंड कॉलम्स का कलेक्शन होता है। वर्कशीट में आपने देखा ना इस तरीके की वर्कशीट एरिया होता है जहां पे आप एक्चुअल में डेटा को एंटर करते हो। तो रोज एंड कॉलम्स का कलेक्शन एक इंडिविजुअल वर्कशीट कहलाता है। सो वर्कशीट इज अ ग्रिड, और रो कॉलम से जो इस तरीके से बनता है इसे हम ग्रिड कहते हैं ना। तो वर्कशीट इज अ ग्रिड लाइक एरिया मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स वेयर you enter data
एंड वर्क विथ इट। जहां पे आप डेटा एंटर करते हो, हर एक इंडिविजुअल सेल में यहाँ आप डेटा एंटर करते हो और काम करते हो अपना, राइट। सो अच्छे से समझ में आ गया कि वर्कशीट क्या हुआ। वर्कशीट इज अ ग्रिड लाइक एरिया मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स वेयर यू एंटर डेटा एंड वर्क विथ इट। इन अदर वर्ड्स, a worksheet is composed of very large number of cells which are basic storage unit for data in a file or a workbook। तो आप रो एंड कॉलम के रेस्पेक्ट में भी डेफिनेशन लिख सकते हो या फिर सेल्स के रेस्पेक्ट में भी डेफिनेशन लिख सकते हो, क्योंकि एक्चुअली यदि देखा जाए, क्या देखा जाए, एक्चुअली यदि देखा जाए तो वर्कशीट रो और कॉलम का कलेक्शन होता है, लेकिन इन रो कॉलम के कलेक्शन से बन क्या रहा है, इन रो कॉलम के कलेक्शन से क्रिएट हो रही है सेल्स, है ना। दिस इज अ सेल। इसी तरीके से नंबर ऑफ सेल्स क्रिएट होती है, नंबर ऑफ सेल्स, और आप जो डेटा एक्चुअल में एंटर करते हो वो इन रो कॉलम से क्रिएटेड जो सेल्स होती हैं उन्हीं में आप यहाँ पे डेटा एंटर कर पाते हो, राइट। सो ये डेफिनेशन भी वैलिड है। यदि वर्कशीट की आती है तो आपको ये भी लिख कर आ सकते हो, अ वर्कशीट इज कंपोज्ड ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेल्स which are basic storage unit for data in a file or a workbook, right? So the cells are arranged in grid pattern, और ये जो cells है वो grid pattern में arranged होती है using rows and columns। क्लियर? चलिए, इतना समझ में आ गया वर्कशीट से रिलेटेड। अब रोज और कॉलम्स क्या होते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, भाई रो और कॉलम क्या होते हैं। सो रो रन्स हॉरिजॉन्टली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड कॉलम रन्स वर्टिकली फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यही लाइन मैंने अभी आपको बताई थी कि किसी भी वर्कशीट में ये रोज कहलाती हैं जो हॉरिजॉन्टली जाती हैं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, और वही कॉलम्स ये होते हैं जो वर्टिकली जाते हैं टॉप टू बॉटम। आई बात समझ में? तो वर्टिकल कॉलम्स कहलाते हैं। जब भी आप वर्टिकली कुछ भी डेटा एंटर करते हो तो वर्टिकली हम कॉलम कहते हैं उसे, और हॉरिजॉन्टली यदि बात करें तो उसे हम क्या कहते हैं, रोज कहते हैं। आई बात समझ में? हॉरिजॉन्टली डेटा आप इस तरीके से रो में एंटर कर पाते हो, वर्टिकली कॉलम्स में एंटर कर पाते हो, राइट। सो रो और कॉलम से रिलेटेड भी आपको अब चीजें समझ में आ गई। और रो कॉलम को आइडेंटिफाई करने के लिए इनकी हेडिंग्स होती हैं, इनके नेम होते हैं जिससे हम इन्हें आइडेंटिफाई करते हैं। When you open an Excel workbook, by default it consists of 3 worksheet। जब आप एक्सेल में वर्कबुक को ओपन करते हो तो बाय डिफॉल्ट कितनी वर्कशीट दिखती है, बताया था मैंने अभी। सबसे बॉटम में लेफ्ट साइड पे आपको शीट टैब में किसी भी वर्कबुक में 3 वर्कशीट दिखती हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3 नेम से। क्लियर? So when you open an Excel workbook, by default it consists 3 worksheet with the names sheet 1, sheet 2 and sheet 3. Clear? They are displayed as tabs at the bottom of worksheet just above the status bar. Status bar के ऊपर आपको ये तीनों sheet tabs दिख जाते हैं, sheet 1, sheet 2, sheet 3 के। Clear? You can add any number of worksheets in workbook। आप workbook में कितनी भी number of worksheets को add कर सकते हो while working with a large amount of data। जब आप बहुत ज़्यादा बल्क में डेटा पर काम कर रहे होते हो, आपको बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर करवाना है, तो आप यहाँ पर एनी नंबर ऑफ वर्कशीट्स को एक वर्कबुक में ऐड कर सकते हो और काम कर सकते हो, राइट। जैसे सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, कोई कंपनी है, उस कंपनी ने हर साल कुछ सेल्स होती हैं, कुछ परचेसेस होती हैं, ठीक है, हर साल प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट होता है। तो हर साल, अभी इस कंपनी को अभी 5 साल हो गए, ठीक है, 5 साल पहले से क्रिएशन किया था, ठीक है, तो 5 साल से वो डेटा को मेंटेन कर रहे हैं। तो कितनी वर्कशीट क्रिएट की हुई होगी एक वर्कबुक में, तो हम क्या बोल सकते हैं कि एक वर्कबुक में 5 वर्कशीट उन्होंने क्रिएट की होगी, ठीक है, जिसमें शीट 1 में फर्स्ट ईयर का, शीट 2 में सेकेंड ईयर का, शीट 3 में थर्ड ईयर का, ऐसे डेटा को मेंटेन किया होगा। सो अब आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि आप एक वर्कबुक में मल्टीपल वर्कशीट्स को मेंटेन कर सकते हो इफ यू आर वर्किंग विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ data, right? Now in MS Excel 2010, row number range from 1 to 1048576 and column range from A to XFD, totals 16384 columns। देखो अब ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से इसे समझ लेना। मैं बता रही हूँ ये आपसे MCQs में, फिलअप्स में, ट्रू फॉल्स में, या फिर हम बात कर लें आपसे जनरल क्वेश्चन में पूछा जाता है। आप यदि कोई इंटरव्यू वगैरह भी देने चाहते हो आगे चल के, तो एक्सेल जैसे सॉफ्टवेयर पे यदि काम करना है आपको, तो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली, कितने रो कितने कॉलम होते हैं, कितने शीट्स होती हैं डिफॉल्ट, राइट। तो यहाँ पे देखो रो नंबर रेंज फ्रॉम, अब रो जो है वो नंबर से इंडिकेट होती है, मैंने बताया। जो भी एक्सेल की शीट है, सपोज ये एक्सेल की कोई शीट है, तो यहाँ रो और कॉलम हेडिंग्स होंगे। तो रो और कॉलम जो हेडिंग्स होती हैं, बेसिकली रो कॉलम जो हेडिंग होती है
वो नंबर और अल्फाबेट से शो होती है। किससे? नंबर और अल्फाबेट से शो होती है, राइट। तो अभी आपको मैंने एक चीज क्लियर किया था। क्या क्लियर किया था? यदि आपने सुना होगा ध्यान से, कि यहाँ पर बेसिकली बात की जाए तो जो कॉलम हेडिंग होती है वो अल्फाबेट से शो की जाती है, ठीक है, और जो रो हेडिंग्स होती हैं वो नंबर से शो की जाती है। क्लियर? किसी भी एक्सेल वर्कशीट में इतना समझ में आ रहा है? नाउ इन एक्सेल रो नंबर रेंज फ्रॉम, ये रो नंबर जो है वो 1 से शुरू होते हैं, खत्म कहाँ होते हैं? किसी एक वर्कशीट में कितनी नंबर ऑफ रोज होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू, जो लिमिट होगी, जो डेफिनेट नंबर की लिमिट होगी वो ये होगी 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख 48,576। मतलब रो नंबर 1 2 3 से स्टार्ट होंगे तो 10 लाख 48,576 क्या होंगी? रोज होंगी किसी एक वर्कशीट में। वही हम किसकी बात कर लें? कॉलम्स की बात कर लें। तो कॉलम्स आपके शुरू होते हैं कहां से? ए से स्टार्ट होते हैं, अल्फाबेट से। ए बी सी डी जेड भी आ गया, ठीक है, ए बी सी डी अप टू हम जेड तक पहुंच गए, ठीक है, जेड तक पहुंच गए। जेड के बाद क्या? जेड के बाद डबल ए, है ना, ए बी इस तरीके से शुरुआत होती है, फिर ए जेड तक जाता है, फिर ऐसी ट्रिपल ए, लाइक दिस समथिंग। और ये कॉलम्स कितने होते हैं? सो कॉलम्स बेसिकली एक्स एफ डी तक होते हैं। कहां तक होते हैं कॉलम्स आपके? एक्स एफ डी तक होते हैं। ये इनकी एंड लिमिट होती है। तो टोटल काउंट करोगे तो कितने कॉलम्स हो जाएंगे? 16,384 कॉलम्स होंगे आपके, 1 to 16,384। याद रखना ये चीज, ठीक है। ये कॉलम्स की रेंज है और ये आपकी रो की रेंज है, कि एक सिंगल वर्कशीट में नंबर ऑफ रोज होती है 10,48,576 और कॉलम्स होते हैं 16,384, ठीक है। ये लेटेस्ट जो आजकल एमएस एक्सेल आ रहे हैं उनमें बात कर रहे हैं। प्रीवियसली ये रो और कॉलम कम होते थे, राइट। हम ये बात करें कि जितने यहाँ पे आपको कॉलम दिखा रहे हैं इतने यहाँ पर रो होती थी 65,000 समथिंग और 255 कॉलम्स हुआ करते थे। लेकिन आजकल इसको एक्सटेंड करके, क्योंकि डेटा ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसे एक्सटेंड करके इनकी लेंथ को भी इंक्रीज कर दिया है। आई बात समझ में? ये याद रख लोगे ना अच्छे से, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। वही बात कर ले अब हम। Columns are represented by letters on the top rows by numbers and of the left side and let you move through the sheet। तो columns के थ्रू आप शीट पे मूव कर सकते हो। वहीं रोज को इंडिकेट किया जाता है नंबर्स के थ्रू 1 2 3, जिसके थ्रू आप रो बाय रो भी मूव कर सकते हो शीट पे। ओके, चलिए, तो ये तो बात हो गई रो और कॉलम की, कितने रो होते हैं, कितने कॉलम होती है, कितने शीट्स आप डिफॉल्ट ओपन कर सकते हो, शीट में चेंजेस कर सकते हो, राइट। वर्कबुक क्या होता है, वर्कशीट क्या होता है, ये जानना आपको बहुत जरूरी है। 2 नंबर में आपसे डेफिनेशन एमसीक्यू फिलअप ट्रू फॉल्स में पूछा जाता है। नाउ द कंपोनेंट्स ऑफ वर्कशीट आर। अब जो कंपोनेंट अभी हमने देखे वर्कशीट में, सबसे पहले हमने उसमें देखा रो कॉलम से मिलकर जो बन रही थी वो थी सेल, ठीक है। सो सेल क्या हुआ? अ सेल इज एन इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से सेल क्रिएट होती है किसी भी वर्कशीट में, है ना। सो वही डेफिनेशन लिखिए, अ सेल इज एन इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड अ रो इन अ वर्कशीट। इट इज रेक्टेंगुलर इन अ शेप। कैसी होती है सेल? रेक्टेंगुलर होती है। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से बन रही है, रेक्टेंगुलर होती है। ईच सेल इज आइडेंटिफाइड बाय कॉलम लेटर एंड रो नंबर। हर सेल का एक कुछ ना कुछ नाम होता है, क्योंकि रो कॉलम से मिलकर बन रही है तो हर रो हर कॉलम का नाम होता है। सपोज हम मान के चले यहाँ पर क्या, कि यहाँ पर आप ये मान के चल रहे हो कि इस पर्टिकुलर रो और कॉलम का क्या नाम होगा। ये आपका ए वाला कॉलम हो गया, ये बी वाला कॉलम हो गया, 1 वाली रो हो गई, 2 वाली रो हो गई। तो ये सेल का क्या नाम होगा? इस सेल का नाम क्या होगा जो करंटली एक्टिव आपको यहाँ दिख रही है? सो कॉलम और रो के अकॉर्डिंग पहले कॉलम का नाम आता है, फिर रो का नाम आता है। तो कॉलम आपका ए है, ये कॉलम कौन सा है? ए वाला कॉलम है, और 1 वाली रो है, तो 1 वाली रो है। तो सेल का नाम क्या हो गया? इस सेल का नाम हो गया A1, right? So each cell is identified by its column letter and row number। कॉलम हेडिंग में कॉलम के लेटर्स होते हैं ABCD लाइक दिस, और रो में नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 लाइक दिस, ठीक है। जिसे हम कंबाइंडली क्या कहते हैं? इसे हम कंबाइंडली कहते हैं सेल एड्रेस। जैसे आप जहां रहते हो आपका एड्रेस होता है ना, जिसमें स्ट्रीट नंबर, नेम और आपका जो भी है, जो आपका हाउस नंबर वगैरह आता है, बिल्कुल वैसे यहाँ पर यदि किसी हम सेल की बात कर रहे हैं वर्कशीट में, तो सेल का भी एड्रेस होता है जो कॉलम और रो से मिलकर बना होता है, जिसे हम सेल एड्रेस कहते हैं, जो नेम बॉक्स में आपको शो होता है, राइट।
सो द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट सेल इज वर्कशीट इज A1। सबसे पहली सेल का एड्रेस क्या होता है? A1 होता है। और सबसे लास्ट सेल, सबसे आखिरी वाली जो सेल होती है उसका क्या एड्रेस होता है? XFD, लास्ट कॉलम। और रो कौन सी हो गई? देखो ये 10,48,576। आ गई बात समझ में? भाई कॉलम और रो के अकॉर्डिंग शो हो रहा है। पहली रो A वाला कॉलम और 1 वाली रो है ना, ये फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं। वही हम लास्ट रो की बात कर ले, सॉरी लास्ट वाली सेल की बात कर ले, ये फर्स्ट सेल की बात कर रहे हैं। लास्ट सेल में कॉलम क्या होगा? XFD, जैसे मैंने बताया अभी, लास्ट कॉलम का नाम क्या होगा? XFD। सो लास्ट रो कौन सी होगी जिसकी लास्ट सेल की हम बात कर रहे हैं? 10,48,576। तो दिस इज द एड्रेस ऑफ लास्ट सेल एंड दिस इज द सेल एड्रेस ऑफ फर्स्ट सेल। आई बात समझ में अच्छे से? ठीक है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक? ओके, अगर यही याद कर लिया आपने तो आपको रो कॉलम याद हो जाएंगे। नाउ देयर आर, अब ये लाइन भी ध्यान से समझना, देयर आर 1,73,741,824 नंबर ऑफ सेल्स इन अ वर्कशीट, राइट? जहां पर मैं बता रही हूं आपको कि XFD मतलब 16,384 समथिंग कुछ कॉलम्स है, ठीक है। और क्या बताया मैंने अभी आपको यहाँ पर? 10 लाख समथिंग कुछ 48,587 समथिंग कुछ रो है, ठीक है। तो इतने रो और इतने कॉलम से मिलकर कितनी सेल्स बन रही है? एक वर्कशीट में कितनी सेल्स एग्जिस्ट करती है? तो कितनी सेल्स एग्जिस्ट कर रही है? 1 मिलियन, मिलियंस में सेल एग्जिस्ट कर रही है। अप्रॉक्स 1,73,741,000 समथिंग 824 क्या है? सेल्स एग्जिस्ट करती हैं किसी एक वर्कशीट में, राइट? So that dash number of cells in worksheet, a cell is used to store data। और इतनी सभी सेल्स में आप डेटा को स्टोर कर सकते हो, टेक्स्ट को स्टोर करवा सकते हो, नंबर्स को स्टोर करवा सकते हो, फॉर्मूलाज को, फंक्शंस को, एक्सेट्रा। हर सेल में आप किसी भी टाइप का डेटा एंटर कर सकते हो, टेक्सचुअल, न्यूमेरिक, फंक्शंस, फॉर्मूला टाइप, कैसा भी डेटा आप एंटर कर सकते हो। A cell can contain up to 32,676 कैरेक्टर्स। अब ध्यान से समझना, कितने रो कितने नंबर ऑफ कॉलम होते हैं ये तो हमने जान लिया, कितने रो कितने नंबर ऑफ कॉलम होते हैं ये हमने जान लिया, कितनी नंबर ऑफ सेल्स होती है इंडिविजुअल वो भी जान लिया। एक सेल में कितने कैरेक्टर आप एंटर कर सकते हो, इस एक्सेल में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप एंटर कर सकते हो? 32,767 कैरेक्टर्स। हर एक सेल में आप नंबर, फंक्शन, टेक्सचुअल डेटा, कैसा भी डेटा एंटर कर सकते हो, बट कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एक्चुअल में आप यहाँ एंटर कर सकते हो? लिमिट क्या होती है एक सेल में? सेल की 32,767 लिमिट होती है एक इंडिविजुअल सेल में डेटा को एंटर करने की, राइट? सो अ सेल विच इज सिलेक्टेड इज कॉल्ड एन एक्टिव सेल। और जो सेल करंटली सिलेक्टेड होती है, ब्लैक कलर से हाईलाइट होती है, उसी को हम एक्टिव सेल कहते हैं। सो इतना अच्छे से समझ में आ गया? एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ आपको ये चीज़, ताकि ये आपको अच्छे से क्लियर हो और कोई डाउट आपको इसमें ना हो, ठीक है भाई? MS एक्सेल में वर्कशीट होती है, वर्कशीट डिवाइडेड होती है किस में? वर्कशीट डिवाइडेड होती है रो कॉलम में, राइट? कितने नंबर ऑफ रो और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं ध्यान से समझ लो, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। सो यहाँ पर जो रो नंबर में होती है और रो होती है 1 to 10,48,576। और कॉलम्स की बात करें तो कॉलम्स लेटर्स में होते हैं, A से स्टार्ट होते हैं, XFD तक जाते हैं। टोटल कॉलम्स होते हैं 16,384, राइट? वही बात कर ले तो इन रो कॉलम से मिलकर बनती है सेल्स। तो एक वर्कशीट में कितने नंबर ऑफ सेल्स होती हैं? तो एक वर्कशीट में 1,73,74,000 समथिंग 824 क्या होती है यहाँ पर? सेल्स होती है। 1 मिलियन के अकॉर्डिंग सेल्स एक वर्कशीट में एग्जिस्ट करती है। और एक सेल में कितना डेटा आप एंटर कर सकते हो? एक सेल में आप 32,767 कैरेक्टर्स को एंटर कर सकते हो। इन नंबर्स को तो आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट? और जो भी सेल करंटली सिलेक्टेड होती है, ब्लैक कलर से हाईलाइट दिखती है, उसे हम एक्टिव सेल कहते हैं। और हर एक सेल का एड्रेस होता है जो उसके रो कॉलम के नेम से आइडेंटिफाई किया जाता है, जिसे सेल एड्रेस कहा जाता है। डन। रो क्या हो गई? सो रो इज अ हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन एक्सेल। रो हैव नंबर इन एक्सेल, लेट्स नो मोर लाइक 1 2 3 एंड सो ऑन, जैसे अभी देखा। वहीं कॉलम्स क्या बोलेंगे हम? कॉलम्स हो गए वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन एक्सेल नोन एज कॉलम। लेटर्स आर यूज्ड टू सिलेक्टेड एट वंस बाय होल्डिंग नेम द कॉलम्स ABC, AAAZBABB, इस तरीके से है ना, लेटर्स आगे बढ़ते चले जाते हैं एंड सो ऑन। तो लास्ट XFD होता है, राइट? वहीं पे रो आखिरी कौन सी होती है? 10,48,576, ये आखिरी रो होती है और ये आखिरी कॉलम होता है
है ना। टोटल कॉलम कितने होते हैं 16,384, आ गई बात समझ में। और 1 मिलियन में सेल्स होती हैं, क्लियर। चलिए, सो रो कॉलम सेल्स वर्कबुक वर्कशीट, अब ये जो मैंने 5 नाम बताए, वर्कबुक वर्कशीट रो कॉलम और सेल, इसमें अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। अब बात कर ले हम स्क्रोल बार्स की, तो स्क्रोल बार्स भी हमने देखा 2 स्क्रोल बार्स होती हैं जो वर्कशीट को, जिसमें इतने नंबर ऑफ रो कॉलम सेल्स होती हैं, उन्हें मूव करने के लिए, स्क्रोल करने के लिए अप डाउन लेफ्ट राइट यूज होती है, ठीक है। सो इन एक्सेल देयर आर 2 स्क्रोल बार्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। 2 स्क्रोल बार्स होती है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रोल बार्स। यू कैन यूज दिस स्क्रोल बार्स टू नेविगेट थ्रू द कंटेंट ऑफ एक्सेल वर्कशीट। एक्सेल वर्कशीट के कंटेंट को देखने के लिए, नेविगेट करने के लिए हम बेसिकली इन स्क्रोल बार्स का यूज करते हैं। कैसे दिखती है स्क्रोल बार्स? कुछ इस तरीके से आपको ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रोल बार्स दिखती हैं, ठीक है। इन एरो की मदद से आप क्या कर सकते हो, वर्कशीट को लेफ्ट राइट अप डाउन मूव करवा सकते हो, नेविगेट कर सकते हो, डेटा को देख सकते हो, राइट। ये कौन सी बार हो गई? वर्टिकल स्क्रोल बार हो गई, राइट। तो आप इसकी मदद से वर्कशीट एरिया को क्या कर सकते हो, इस तरीके से अप टू डाउन, टॉप टू बॉटम या अप डाउन मूव कर सकते हो, वर्टिकल स्क्रोल बार। और यह हो गई आपकी हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार। हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार से आप वर्कशीट एरिया को लेफ्ट टू राइट मूव कर सकते हो, राइट। कोई डाउट नहीं है, अच्छे से समझ में आ रहा है। नाउ रो हेडर, हर एक रो का हेडर होता है, जैसे मैंने बताया हर एक रो का नाम होता है ना। तो कौन सी रो में आप काम कर रहे हो, किस सेल पे आप काम कर रहे हो, कौन से रो कॉलम से मिलकर ये सेल बनी हुई है, तो हर एक रो का हेडर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रो हेडर कहते हैं, जिसमें 1 2 3 4 ऐसे रो के नंबर्स होते हैं। सो ईच रो, हर रो जिसकी हम एक्सेल में बात कर रहे हैं, इज रिप्रेजेंटेड बाय स्पेसिफिक नंबर। हर रो किसी ना किसी स्पेसिफिक नंबर से इंडिकेट की जाती है एक्सेल में, विच इज प्रेजेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ वर्कशीट। वर्कशीट के लेफ्ट हैंड साइड में आपको रो के नंबर दिखेंगे, रो हेडर आपको शो होगा। दिस नंबर इज नोन एज रो हेडर, और उसी नंबर को हम रो हेडर कहते हैं। रो हेडर आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 1,48,576, क्लियर। अब यहाँ पे कोई डाउट नहीं, समझ में आ गई अच्छे से बात। नाउ कॉलम हेडर, कॉलम हेडर क्या होता है? लेटर अक्रॉस द टॉप बॉर्डर ऑफ द वर्कशीट रिप्रेजेंट्स कॉलम हेडिंग। वर्कशीट के टॉप पर जो आपको एक पर्टिकुलर बार दिखती है, उसे, जिसमें कुछ लेटर्स लिखे होते हैं ABCD लाइक दिस, वो कहलाती है आपकी कॉलम हेडिंग्स, है ना। जो A to Z, फिर AA से ZZ, BA से BZ, ऐसे XFD तक। XFD इज द लास्ट लिमिट, है ना, लास्ट कॉलम। लास्ट कॉलम होता है A के बाद XFD, मतलब कितने कॉलम हुए टोटल? यदि A से काउंट किया जाए तो 16,384 कॉलम्स एग्जिस्ट इन अ सिंगल वर्कशीट in Excel. Every worksheet in Excel contains 16,384 columns, right? कोई डाउट नहीं है। और ये आपको कहाँ मिलेगा? कॉलम हेडर्स पे आराम से मिल जाएगा। कभी आप फ्री हो, यदि आपने एक्सेल ओपन किया हो, नहीं किया हो काम अभी तक, तो आप एक्सेल ओपन करके देखना और स्क्रॉल डाउन से स्क्रॉल करके देखना। स्क्रॉल बार्स जो है ना, उसे स्क्रॉल डाउन करना तो आपको लास्ट रो दिखेगी। और आप जब वर्टिकल स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार से जब आप लेफ्ट राइट मूव करोगे तो आपको कॉलम के नाम भी दिखेंगे। एक्चुअल में इतने रो कॉलम एग्जिस्ट करते हैं। नेम बॉक्स क्या होता है? नेम बॉक्स जिसमें सेल का एड्रेस शो होता है, सेल का एड्रेस की करंटली एक्टिव कौन सी सेल है, कॉलम रो के अकॉर्डिंग सेल का एड्रेस शो होता है। सो द नेम बॉक्स इज लोकेटेड अबव द कॉलम हेडिंग। कॉलम हेडिंग के जस्ट ऊपर आपको नेम बॉक्स मिल जाता है। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द विंडो द यूनिक सेल नेम और सेल रेफरेंस इज डिस्प्लेड इन दिस बॉक्स। इट डिस्प्लेज द लोकेशन ऑफ द सेल पॉइंटर। देखो ये वर्कशीट है, इस वर्कशीट में कर्सर कहाँ प्लेस्ड है? ठीक है, आप जहां से भी लिखना शुरू करोगे वहां कर्सर तो प्लेस होगा ना। जैसे अपन डॉक्यूमेंट में आपको जहां लिखना होता था पहले वहां कर्सर प्लेस करते थे, बिल्कुल ऐसे यहाँ वर्कशीट में भी आपको जिस भी सेल में एंट्री करनी है, सपोज आपको इस सेल में एंट्री करनी है पहले, ठीक है, यहाँ पे इस सेल में एंट्री करनी है, तो आपको फर्स्ट क्या करना होगा? कर्सर को तो यहाँ प्लेस करना पड़ेगा, राइट। तो जो भी सेल सिलेक्टेड है वो क्या इंडिकेट करती है? वो ये इंडिकेट करती है कि भाई सेल पॉइंटर यहाँ पर है, अब आप जो भी एंटर करना चाहोगे वो यहीं से शुरू कर सकते हो, राइट। आई बात समझ में अच्छे से? सो ये आपके कॉलम्स हो गए
और यहाँ आपकी रोज हो गई, ठीक है। और ये जो सेल सिलेक्टेड आपको शो हो रही है ये एक्टिव सेल कहलाती है, और यही एक्टिव सेल इंडिकेट करती है कि अब आप यहाँ से डेटा एंटर करना शुरू कर सकते हो और फिर फर्दर आप सेल टू सेल मूव कर सकते हो, राइट। तो नेम बॉक्स क्या होता है, नेम बॉक्स में किस रो में किस कॉलम पे आप हो, कौन सी सेल एक्टिव है वो शो होता है। तो नेम बॉक्स आपको कहाँ दिखेगा, जस्ट इस कॉलम हेडर के ऊपर, यहाँ पे आपको नेम बॉक्स शो होगा जहाँ पे आपको A1 लिखा हुआ दिखेगा, क्योंकि डिफॉल्ट ये सेल सिलेक्टेड है, ये देखा अभी हमने, है ना। सपोज आपने कर्सर मूव किया और आपके एक्टिवेट सेल ये हो गई, तो ये नेम बॉक्स में चेंज हो जाएगा और यहाँ पे आपको करंटली एक्टिवेट सेल अब B2 दिखेगी। क्लियर हो रहा है अच्छे से। और नेम बॉक्स के जस्ट पास में होता है फॉर्मूला बार, ठीक है। फॉर्मूला बार में जब भी आप कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो बेसिकली वो शो होता है, फॉर्मूला जो भी आपने अप्लाई किया। सपोज इस तरीके से मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। ये सेल्स हैं जो हमने अभी क्रिएट की, ठीक है। क्या क्रिएट किया आपने, डेटा समथिंग लाइक दिस, है ना। सपोज ये हम कॉलम वगैरह के नाम भी लिख लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो, ABC 1 2 3, फाइन। अब यहाँ आप कुछ डेटा एंटर करते हो, यहाँ आपने डेटा एंटर किया लाइक 10 20 और 30, 10 20 एंटर किया। अब आप क्या चाहते हो कि ये जो दोनों नंबर है ये ऐड हो जाए, 10 और 20 क्या हो जाए, ऐड हो जाए, ठीक है। तो ऐड होकर आप चाहते हो कि ये दोनों नंबर ऐड हो जाए, ऐड होकर आपको आंसर शो। तो इसके लिए ये तो जनरली हमें पता है कि 10 20 100 30 होता है, ठीक है। इसके अलावा भी यहाँ पर एक्सेल में बल्क में सेल्स होती है, बल्क में आप डेटा एंटर कर सकते हो, कैलकुलेशंस करवा सकते हो, लार्ज कैलकुलेशंस। सो फॉर्मूला आप इसके बाद वाले पर्टिकुलर सेल में अप्लाई करते हो। फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आपको इक्वल साइन पहले लगाना होता है। इक्वल साइन में आप क्या लिखोगे, इक्वल साइन में सपोज आप सम करवाना चाहते हो, है ना। सो आप इक्वल साइन लगा के सम लिखते हो। अब किन सेल्स का आप सम करवाना चाहते हो, आप A1 सेल का और A2 सेल का सम करवाना चाहते हो। तो यहाँ पे आपने A1, A2 सेल एड्रेस लिख दिया। तो ये फॉर्मूला बेसिकली आपने अप्लाई किया है। यही फॉर्मूला कहाँ शो होता है, नेम बॉक्स के पास में फॉर्मूला बार में शो होता है। जो फॉर्मूला आप अप्लाई करते हो ना एक्सेल शीट में, जो भी फॉर्मूला आप अप्लाई करते हो वो फॉर्मूला बेसिकली फॉर्मूला बार में आपको दिखता है। यदि कुछ करेक्शन करना है या आपको फॉर्मूला देखना है तो फॉर्मूला बार से आप देख सकते हो। कौन सी सेल एक्टिव है, सेल का एड्रेस देखना है तो आप फॉर्मूला बार के पास नेम बॉक्स में सेल का एड्रेस भी देख सकते हो, है ना। ये फैसिलिटी आपको यहाँ मिल जाती है। सो द फॉर्मूला बार इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द शीट। जो वर्कशीट एरिया उसके टॉप पे आपको फॉर्मूला बार दिखता है, मतलब कॉलम हेडिंग के ऊपर। इट इज लोकेटेड एट द राइट ऑफ द नेम बॉक्स। नेम बॉक्स के जस्ट राइट साइड में आपको ये दिखता है, नेम बॉक्स लेफ्ट साइड में होता है। दिस बार शोज द कैरेक्टर्स एंड फॉर्मूलाज। यहाँ पे आपको कैरेक्टर्स और फॉर्मूलाज दिखते हैं जो एक्टिव सेल में आप लिखते हो। देखो यहाँ कुछ कैरेक्टर्स और फॉर्मूलाज आपको दिखेंगे। इट शोज द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द सेल, right? In Excel, if a function or a formula is written in a cell, the cell displays the result or value and the formula bar displays the function or formula applied. आई बात समझ में। सपोज आप यहाँ पे ये फंक्शन ना अप्लाई करके कुछ इस तरीके से लिखते हो। क्या लिखा आपने यहाँ पे, सपोज आपने यहाँ पे लिखा, जैसे हम एग्जाम्पल ले लें, समथिंग लाइक आपने यहाँ पे इक्वल का साइन लगा के लिखा A1 प्लस A2। तो अब आपने यहाँ पे नॉर्मल कैलकुलेशन अप्लाई किया ना, A1 प्लस A2। तो A1 प्लस A2 लिखा, इट मीन्स कि ये फॉर्मूला आपको फॉर्मूला बार में दिखेगा, A1 प्लस A2 आपको फॉर्मूला बार में दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको आंसर कैलकुलेट होकर दिखेगा। क्या आंसर कैलकुलेट होकर दिखेगा आपको, यहाँ आपको आंसर कैलकुलेट होकर दिखेगा लाइक 30। क्या शो होगा आपको यहाँ पे, 30। आपने फॉर्मूला अप्लाई किया है लेकिन आपको यहाँ आंसर शो होगा। फॉर्मूला बार में आपको इस करंटली एक्टिव सेल का फॉर्मूला दिखेगा लेकिन यहाँ आपको आंसर दिखेगा, राइट। आई बात समझ में। सो इफ अ फंक्शन और अ फॉर्मूला इज रिटन इन अ सेल, यदि आपने कोई फंक्शन या कोई फॉर्मूला सेल में लिखा है तो सेल डिस्प्ले द रिजल्ट। सेल में आपको रिजल्ट डिस्प्ले होगा या वैल्यू डिस्प्ले होगी, है ना। आपने A1 प्लस A2 लिखा लेकिन सेल में आपको उसका आंसर डिस्प्ले हो रहा है। फॉर्मूला आपको फॉर्मूला बार में दिख रहा है जो आपने लगाया, एंड द फॉर्मूला बार डिस्प्लेज द फंक्शन और फॉर्मूला अप्लाइड। A formula or function always starts with equal sign. Again, most important line. कोई भी फॉर्मूला या कोई भी फंक्शन आप अप्लाई करते हो तो वो हमेशा इक्वल साइन के साथ स्टार्ट होता है। याद रखना, बिना इक्वल साइन के अगर कुछ भी लिखोगे, कोई भी फंक्शन फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो वो सही नहीं होगा, वहां एरर जनरेट होगी, रिजल्ट नहीं आएगा। तो इक्वल साइन के साथ ही आपको फॉर्मूला फंक्शन अप्लाई करना है, ये कंपलसरी है और ये इंपॉर्टेंट लाइन है, राइट। कि कौन से साइन से आप फंक्शन फॉर्मूला लिखना शुरू करते हो, एमसीक्यूज वगैरह में पूछते हैं। नाउ शीट टैब्स। अब वर्कशीट एरिया के जस्ट नीचे आपको स्टेटस बार के ऊपर बॉटम में शीट टैब्स दिखते हैं लेफ्ट साइड पे, बॉटम लेफ्ट साइड पे।
3 शीट टैब्स दिखते हैं, अभी हमने पढ़ लिया है, वही लिखा हुआ है, देखो शीट टैब क्या होता है. सो शीट टैब अपीयर एट द बॉटम लेफ्ट ऑफ द एक्सेल विंडो जस्ट अबव द स्टेटस बार. Every new workbook which you open contains 3 blank sheets, sheet 1, sheet 2, sheet 3. When you click on a particular sheet tab, that worksheet becomes active. है ना, किसी भी शीट टैब में आप देखना, वर्कशीट में जो शीट टैब होते हैं बॉटम पे, वहां पे आपको 3 शीट टैब दिखते हैं, शीट 1, शीट 2 और शीट 3. ठीक है, जो भी एक्टिव शीट होगी वो करंटली सिलेक्टेड होगी. यदि आपने शीट 2 को सिलेक्ट किया है तो करंटली शीट 2 एक्टिव हो जाएगी, शीट 3 सिलेक्ट किया है तो करंटली वो एक्टिव हो जाएगी. आपको यहाँ से शीट सिलेक्ट करनी होती है. यू कैन ऐड मोर वर्कशीट इन वर्कबुक अकॉर्डिंग टू योर नीड. आप वर्कबुक में कितनी भी वर्कशीट्स को यहाँ ऐड कर सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग. ठीक है, इवन यू कैन चेंज द शीट नेम ऑल्सो. जैसे आपको लगता है कि किसी शीट का नाम आपको सेल्स रखना है, परचेस रखना है, तो आप शीट का नाम भी चेंज कर सकते हो. या आपने ईयर वाइज कोई शीट्स बनाई हुई है 2003, 2004, तो वैसे भी आप नाम चेंज कर सकते हो. सो यू कैन रीनेम द शीट टैब्स, इंसर्ट न्यू शीट्स, डिलीट न्यू शीट्स एज पर योर रिक्वायरमेंट. तो शीट को रीनेम कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो. ये ऑप्शंस आपके हाथ में होते हैं. सब शीट टैब पर राइट क्लिक करके आप ये ऑप्शंस के थ्रू इनमें चेंजेस कर सकते हो. राइट, तो शीट टैब समझ में आ गया. ये भी इंपॉर्टेंट है कि डिफॉल्ट कितनी शीट शो होती है शीट टैब में, 3 शीट शो होती है. स्टेटस बार, स्टेटस बार सबसे बॉटम पे, जो हमने अभी स्क्रीन देखा, एक्सेल का इंटरफेस देखा, उसमें सबसे बॉटम में स्टेटस बार होती है, सबसे टॉप पे टाइटल बार होती है. स्टेटस बार में क्या शो होता है? सो बेसिकली जैसे वर्ड में स्टेटस बार में वर्ड डॉक्यूमेंट में कितने नंबर ऑफ लाइंस, कितने नंबर ऑफ वर्ड, कितने नंबर ऑफ लाइंस क्रिएट किया, उसमें कितने वर्ड्स है, कितने कैरेक्टर्स है, कितनी स्पेसेस हैं, ये सब चीजें शो होती है, कितने पेजेस है एक डॉक्यूमेंट में. बिल्कुल वैसे यहाँ भी सारी इंफॉर्मेशन शीट से रिलेटेड शो होती है. ठीक है, क्या? द स्टेटस बार लाइज एट द बॉटम ऑफ एक्सेल विंडो. It displays information like sheet number, active working mode, zoom level, other important information about the spreadsheet in which you are working. जितनी भी शीट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, शीट में आपने सपोज 20 रो और 20 कॉलम पे काम किया हुआ है, तो कितने रो कितने कॉलम सिलेक्टेड है, कितने में आपने क्या डेटा एंटर किया हुआ है ना, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लाइक दिस, इस तरीके से. यदि आप शीट को जूम इन जूम आउट करना चाहते हो तो जूम लेवल क्या होगा, उसका मोड क्या होगा, वो करंट एक्टिव वर्किंग शीट, शीट नंबर कौन सा है जिसपे आप काम कर रहे हो, सारी इंफॉर्मेशन आपको स्टेटस बार में शो होती है. मतलब एक्चुअली देखा जाए तो वर्कशीट का स्टेटस शो होता है. राइट, जैसे वर्ड में हमने स्टेटस बार में देखा था, बिल्कुल वैसे ही. सो होप आपको सारे कंपोनेंट्स यहाँ अच्छे से समझ में आए, जो मैंने यहाँ आपको डिटेल में समझाए हैं. जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं वो भी हमने सारे डिस्कस किए हैं. अगेन आई एम टेलिंग कि ये जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं ना सिर्फ क्लास 9th स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि हर एक वो पर्सन जो MS एक्सेल सीखना चाहता है दिल से, जिसे ऐसा लगता है कि हाँ MS एक्सेल आपको आगे काम आ सकता है, आप अपने जॉब प्रोफाइल में इसे ऐड कर सकते हो. राइट, आगे आपके जॉब में आपको हेल्प कर सकता है. सो आप इस वीडियोस को ज़रूर देखो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है. राइट, जिसमें हम प्रैक्टिकल्स के साथ थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा अच्छे से डिटेल में समझेंगे. राइट, सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको ना सिर्फ K-12 बल्कि 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है, लाइक CBSE, NTSE, ओलंपियाड, CUT, स्पोकन इंग्लिश, यूपी बिहार बोर्ड, CBSE, हिंदी मीडियम एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की विद हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ. और अब तो डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आपको बुक्स और ई बुक्स की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है. मतलब आप चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स और ई बुक्स को एक्सेस करना, या फिर सैम्पल पेपर्स को एक्सेस करना, MCQ बुकलेट को एक्सेस करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. सो इसके लिए आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी एक लिंक बुक्स ई बुक से रिलेटेड, उस पर क्लिक कर देना. जैसे ही क्लिक करोगे गूगल फॉर्म आपके सामने ओपन होगा, उस फॉर्म को अपने नीड के अकॉर्डिंग फिल कर देना. टीम आपसे कंसल्ट करेगी और आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी. एक्सपर्ट टीचर्स के थ्रू ये बुक्स यहाँ पर बनाई गई है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए. सो मैग्नेट ब्रेन से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट अपडेट यदि चाहते हो तो आप फॉलो कर सकते हो ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक जैसे पेजेस को भी. सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है, ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे हैप्पी. थैंक यू सो मच.